गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल रात से दोस्तों मेरा जो राइट साइड का जो दाढ़ है ना, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट जो ऊपर का दांत है मेरा, वो बहुत बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। मैं कुछ ना खा पा रहा हूँ ना कुछ पी पा रहा हूँ। कल रात को तो बिल्कुल मैं सो ही नहीं पाया था, नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, इतना पेन कर रहा था। तो अभी तो मेरे पास कुछ दवा वगैरह है नहीं इसको लगाने के लिए। अगर आपको पता हुआ कि घर पे कुछ उपाय होते हैं कुछ लगाने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ खा लो जिससे कि वो कम हो जाए, तो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो मैं वो जो घर गुती उपाय जो होते हैं वो मैं ट्राई करूँगा। तो चलिए उठते हैं और फ्रेश होते हैं। अभी थोड़ी देर में दोस्तों हमारे कॉलेज स्टार्ट होने वाले। आज संडे है ना, तो संडे को मेरे एमबीए के लेक्चर्स होते हैं दिन भर। तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो उन्होंने स्किप कर दिया है, कैंसिल किया, और उसके बजाय उन्होंने आज एग्ज़ाम रखी है। तो अभी बस थोड़ी देर बाद में नाश्ता वगैरह करके मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो तब तक थोड़ा घर वगैरह ठीक ठाक कर लेता हूँ। हम खावागुची चौक गए थे ना दोस्तों, माउंट फूजी के पास में। तो वहाँ पर ना एक सुवेनियर शॉप था, और वहाँ पर दोस्तों मुझे ये वाला जो कप है ना इतना पसंद आया था, शायद मैंने आपको बताया भी था खरीदते वक्त। ये हमने वहाँ से बाय किया था कॉफ़ी के लिए। इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, ये बीजिंगा। बीजिंगा यानी क्या होता है, आई डोंट नो। माउंट फूजी, जापान, क्योतो, सुशी, सूमो। बहुत ही इन्होंने अलग अलग टाइप के जो जापान के जो कल्चर होते हैं वो पूरा इन्होंने, ये जापान का मैप है पूरा, इन्होंने पूरा इस कप के ऊपर बना के रखा है। जैसे मैंने इसको देखा था ना, मुझे इतना पसंद आया था ना, तो ये मैंने तुरंत वहाँ से ख़रीद लिया। तो अभी हम पियेंगे इसके अंदर कॉफ़ी। तो बन गई है हमारी कॉफ़ी, तो पीते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी इस नए वाले मग के अंदर। दोस्तों अभी 5 मिनट में मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, और यूजुअली मैं मेरे टेबल पे बैठता हूँ हमेशा, वहाँ पे जो ऑफिस का चेयर और टेबल होता है वहाँ पे। बट आज थोड़ा ठंड भी ज़्यादा है, और यहाँ पर मैंने जो नया मैट डाला है यहाँ पे नीचे, तो थोड़ा कोजी टाइप लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वार्म टाइप फीलिंग आ रहा है। तो अभी नीचे बैठ के हम यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो सेटअप मैंने कर लिया है मेरे एग्ज़ाम का। ये है वेबसाइट मेटल, शायद आपको पता होगा। यहाँ पर ना जो एग्ज़ाम होती है, अभी तो कैमरा ऑन नहीं हुआ है, बट थोड़ी देर बाद जब मैं प्रोसीड करूँगा ना, इसमें कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये होता है प्रॉक्टर एग्ज़ाम। तो इसमें ना एक बंदा वहाँ पे बैठा रहता है, और वो मुझे इस कैमरे के थ्रू देखते रहेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ या कोई और वेबसाइट खोल के चीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो वो ये एग्ज़ाम वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। कॉफ़ी अच्छी बनी वैसे आज की। आई थिंक नया कप में कॉफ़ी पीने में कॉफ़ी अच्छी लगती है। कॉफ़ी है रोज की रेगुलर कॉफ़ी, बट इस नए कप में मुझे आज कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। हो गया दोस्तों हमारा एग्जाम खत्म। 15 मिनट का ही था, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी था, थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं एग्जाम। आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी, आप जापान के काफ़ी सारे व्लॉग्स देखते रहते हो, न्यूज़ देखते रहते हो, तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि कल सैटरडे के दिन जापान का जो जैक्सा है, JAXA एरोस्पेस एजेंसी है जापान की, जैसे इंडिया में हमारी इसरो है वैसे जापान में जैक्सा है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि क्या है। तो सैटरडे को मून पे जा चुका है, टच कर लिया है। With the Slim lander, Japan has made space history, becoming the fifth nation to execute a soft touchdown on the lunar surface. But you can tell from the faces at Mission Control that while they made the landing, they didn't exactly nail it. The solar cell is not generating electricity at this point in time. यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया ऑलरेडी मून पे पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद नंबर लगा है जापान का। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अभी जापान में हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, न्यूज़ में वगैरह हर जगह पे भी यही बातें चल। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये है प्रेसिडेंट यामानाका, जो कि जैक्सा के प्रेसिडेंट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है मून के ऊपर। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी कि वो सेफ लैंड हुआ है नहीं हुआ है, बट डेटा उनको मिल रहे थे बार बार मून से। तो उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सक्सेसफुली वो लैंड कर लिया है। What went wrong? Possibly the lander failed to settle the right way up, like in this animation, and its solar panels are pointing at the lunar surface instead of the sun. But they're talking to their probe,
and it successfully deployed 2 miniature rovers equipped with cameras which could, in the coming days, reveal what's happened and whether it achieved its key objective, demonstrating a precise landing for future lunar prospecting. और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है जापान का लूनार लैंडर स्लीम जो कि मून पे अभी लैंड किया। मेरा जो अगला लेक्चर है वो 2 घंटे बाद में स्टार्ट होने वाला है और मैं सोच रहा था कि जिम जाके आ जाऊँ, बट ना यहाँ पे सुबह से बहुत ही ज़ोरों से बारिश चल रही है। अभी तो रुक गई थी थोड़ी देर पहले, अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जाऊँगा तो गीला तो होके चला जाऊँगा पूरा। और वही छाता साइकिल पे ले जा नहीं सकते और रेनकोट मेरे पास में नहीं है, तो गीला हो के तो मुझे नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो दांत है वो बड़ा पेन कर रहा है। बहुत दिन में तो कॉफ़ी भी कैसे पी रहा हूँ मुझे पता है, बट वही कॉफ़ी की आदत है मुझे पीने की। अगर ना पीऊँ तो वैसे भी मैं आधा नींद में रहने वाला हूँ। तो एक्चुअली मैं नहाया नहीं था, मुझे नहाना था जिम में। जिम में हमारे शावर होता है तो यूजुअली में वर्कआउट खत्म होने के बाद में मैं 2 टाइम नहाता हूँ। मैं सुबह भी नहाता हूँ, शाम में भी नहाता हूँ। तो आज छुट्टी थी तो सोचा कि जिम में जाके ही नहा लूँगा, घर पर पानी भी बच जाएगा। बट वैसे भी अब जिम जाना तो होने वाला है नहीं, तो चलिए जाके अभी नहाते और हमारा जो अगला लेक्चर है वो ज्वाइन करते हैं। कपड़े भी देखो पूरे पड़े हुए धोने के लिए, बारिश इतनी आ रही है ना तो ये भी धो नहीं सकते। तो मैं भी शायद कल बारिश रुक जाएंगी तो हम ये कपड़े धोने के लिए डालेंगे वॉशिंग मशीन में। और ये हमारा बाथ टब, ये देख रहे हो बाथ टब के अंदर पानी जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली कल मैंने ओन से लिया था, हॉट टब लिया था, घर में ही मैं लेता हूँ, आपको पता है। मैंने कुछ जैपनीज़ पाउडर वगैरह ला के रखे थे, यहाँ पे शायद मैंने उसको फोड़ के भी रखा है। ओए गिर मत जा। ये वाला ये मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, बहुत ही रिलीफिंग है, बहुत ही अच्छा। नहाने के बाद में बॉडी परफ्यूम भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने इसको निकालना ही भूल गया था। तो अभी तो पानी ये ठंडा हो गया होगा, इसको भी हम निकाल देते हैं पानी इसका पूरा टब में से। ये दोस्तों ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मशीन हर जापानीज घर में लगी होती है। ये आप ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकते हो। और इसका पानी का टेम्परेचर और ये भी खोलने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे बटन्स वगैरह है। तो वही आपको अगर जापानीज पढ़ते आ रही है तो आप ये ऑपरेट कर सकते हो। जापानीज आंटी है क्या यहाँ पे पीछे? आपको पता होगा, आपने मेरे कुछ पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि जो पीछे घर है ना मेरे, देखो यहाँ पर अभी मैंने कांच खोल दिए पूरे, ये पीछे घर है यहाँ पे। तो यूजुअली मैं नहाने के बाद में ना यहीं पे चेंज वगैरह करता हूँ, यहीं पे लाइक नेकेड, बाथरूम बगल में ही है ना, यहीं पे आता हूँ चेंज करता हूँ। और यहाँ पर पीछे ही मेरी जो दादी माँ है वो यहाँ पे आती है बालकनी में कुछ कपड़े वगैरह सुखाने या कुछ करने के लिए। तो उसने बहुत बार ना मुझे यहाँ से नेकेड देख लिया है। तो आई थी मेरे घर पे, आपने शायद वो ब्लॉग देखा होगा। मेरे घर पे आई और मुझे प्यार से बोला उसने कि यार वो खिड़की जो है वो लगा लिया कर, एटलीस्ट उसको टिल्ट कर दिया अगर। तो उसके बाद से ना दोस्तों मैंने ये हमेशा जो खिड़की है ना इसको ऐसे लगा के रखा है ना, कुछ दिखे ना बाहर से अंदर। तो बड़ा ही रिस्की एरिया है ये, मुझे जल्द से जल्द ये घर चेंज करना पड़ेगा। जाते हैं नहाने के लिए, बट नहाने से पहले मैं महेंद्र के क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, कमेंट करके उन्होंने पूछा कि जापान में जो लोग हैं वो सुबह नहीं नहाते हैं क्या, ऑफिस से आने के बाद रात में नहाते हैं क्या, ये उनका एक्चुअली क्वेश्चन है। तो हाँ दोस्तों, जापान में ये ट्रेडिशन है कि लोग जापान में सुबह नहीं नहाते हैं, वो सुबह ऐसे उठ के चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद में रात में ये जो ओनसेन होता है, हॉट टब, ये जो देख रहे हो मेरे यहाँ पे, ऐसे हॉट टब जापान में आपको हर घर में मिल जाएंगे। फिर वो घर नया रहो या कोई पुराने ज़माने का घर रहो, आपको इस तरीके के हॉट टब हर जापान के घर में मिल जाएंगे। तो वो जब ऑफिस से आते हैं रात में तो बढ़िया आधा घंटा इस हॉट टब में नहाते हैं, नहा के बढ़िया सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद में बस कपड़े पहन के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है नहाने के लिए, रेडी होने के लिए। बस उठने के बाद में ब्रश करते हैं, और हाँ ब्रश भी वो घर पे नहीं करते, वो जाके ऑफिस में करते हैं 12 बजे लंच करने के बाद में। तो वो उनका ऑफिस का बैग में लैपटॉप तो होता ही, साथ में उनके ब्रश पेस्ट भी होता है। मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ ना लंच टाइम में, जब भी मैं ऐसे वॉशरूम वगैरह यूज करता हूँ तो मैं देखता हूँ सारे मेरे मैनेजर्स, कलीग्स वगैरह सारे वॉशरूम में जा ब्रश करते रहते हैं। तो यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि लोग रात में नहाते हैं, ब्रश वगैरह भी वो दोपहर में रात में ही करते हैं। सुबह कुछ नहीं, उठना है, कपड़े पहन के सीधा ऑफिस के लिए निकलना है। तो ये यहाँ का ट्रेडिशन है। बट एज अ इंडियन मैं ये ट्रेडिशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो एक्चुअली दिन में 2 या कभी कभी 3 बार भी नहा लेता हूँ समर में, बट विंटर में मैं 2 बार नहाता हूँ। एक तो मैं सुबह नहा लेता हूँ, एज ए इंडियन ट्रेडिशन हमको आदत होती है कि सुबह उठने के बाद में सबसे पहले आप नहाते हो। और वैसे भी मैं पूजा वगैरह करता हूँ तो मैं नहाना प्रीफर ही करता हूँ सुबह। और दूसरा मैं शाम में नहाता हूँ जिम के बाद में, मेरे जिम में भी शावर होता है, तो जिम में भी वर्कआउट स्वेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो होने के बाद भी मैं जिम में भी नहा लेता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये है जापान का ट्रेडिशन। तो चलिए मैं एज ए इंडियन ट्रेडिशन अभी दिन में नहा लेता हूँ। पूरा पोपट हो गया दोस्तों, अभी बारिश अचानक से रुक गई है, हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया।
लग गया लॉक। हमें आदत होती है इंडियंस को कि कंफर्म करने के लिए लॉक लगा या नहीं लगा। जिम जाने का मैंने आज सोचा था कि स्किप कर देता हूँ क्योंकि बारिश भी चल रही थी और मेरा जो दांत है वो भी अभी स्टिल पेन कर रहा है। बट बारिश रुक गई है तो मैंने सोचा कि अभी कुछ है नहीं करने के लिए तो जाते हैं जिम, थोड़ा देर वर्कआउट कर लेते हैं। पूरी गीली हो गई है साइकिल की सीट। अपने से अंकल अपने बच्चे के साथ में कुछ खेल रहे हैं वहाँ पे। तो वेदर अभी ना बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, आलस वाला वेदर हो गया है। पूरा क्लाउडी वेदर है, दिन भर से बारिश चल रही है और धूप बिल्कुल आज सुबह से निकली नहीं। वायरस वॉरियर जो कि हमारे चैनल के मेंबर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि शू का प्राइस क्या है। तो हमने आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने नए शू कॉन्वर्स के बाय किए हैं। वो मैंने ABC मार्ट जो कि जापान का सबसे बड़ा स्टोर है शूज़ का, तो यूजुअली वहाँ पे ऐसा होता है ना कि डिस्काउंट वगैरह बहुत चलते रहते। तो वो जो शूज़ था वो था 8000 येन का। उसका जो एक्चुअल प्राइस है MRP है वो 8000 येन का है। बट पता है मुझे कितने में मिला? वो मुझे मिला 3000 येन में, यानी ऑलमोस्ट 60-70% उस पर डिस्काउंट लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मुझे पिंक कलर का शू खरीदना ही था तो मैंने वो खरीद लिया। तो मुझे बहुत अच्छा खासा डील मिला उसके ऊपर। तो जिम जाते जाते हमें रास्ते में लगा है ये पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर हम बहुत बार आ चुके हैं, हमें जो भी पार्सल वगैरह देना होता है तो। और उसके सामने ही यहाँ पर मेल बॉक्स है जहाँ पर मैं यूजुअली आता हूँ, जो मेरे चैनल के मेंबर्स है उनको पोस्ट कार्ड सेंड करने के लिए। तो कौशिक जो है, जो हमारे चैनल के मेंबर है, उन्होंने Tier 2 से Tier 3 में अपग्रेड किया है अपने मेंबरशिप को। और साथ ही में अभिषेक ने भी Tier 3 का मेंबरशिप लिया है जो कि गेशा मेंबरशिप है। तो दोनों को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका मुझे जो एड्रेस है वो मुझे आप इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, या फिर बेटर है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो आपका घर का एड्रेस, ताकि मैं आपको जापान से पर्सनलाइज पोस्ट कार्ड यहाँ से भेज सकूँ। ये बस भी अभी यहाँ से निकलने वाली है जो कि मेरे घर के पास है। इस बस के ऊपर देख लो कितना बढ़िया इन्होंने डिज़ाइन वगैरह बना के रखा है। यहाँ की जो बस और ट्रेनें होती हैं ना, मुझे बड़ी यूनिक लगती है। उसके ऊपर बढ़िया कार्टून सब बना के रखते हैं। ये अंकल बढ़िया अभी रनिंग कर रहे हैं। तो शिट, लाइट नहीं लगाया हमने, लाइट लगा लेते हैं। कोई शाम हो जाती है ना तो साइकिल को लाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि सामने ही हमें लगने वाला है अभी पुलिस स्टेशन। अच्छा होगा, याद आ गया मुझे। जिन्होंने चैनल का मेंबरशिप लिया है उनके लिए मैंने एक चैट रूम बनाया है डिस्कॉर्ड ऐप में। तो उसका डिस्कॉर्ड एक ऐप है जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, 1-on-1 मेरे साथ चैट कर सकते हो। तो ये जो डिस्कॉर्ड ऐप है आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आपके ऐप स्टोर से, और उसमें आप डायरेक्टली मुझे ऐड कर सकते हो। तो उसको कैसे ऐड करना है, उस डिस्कॉर्ड ऐप में कैसे ज्वाइन करना है मेरे चैनल को, उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिए और आप डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। अभी शाम के 5 बजे दोस्तों, सिर्फ आप देख लो कितना अंधेरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स लग चुके हैं, लोगों के साइकिल पे लाइट्स लग चुके हैं, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाता है यहाँ पे 5 बजे। यहाँ पे एम्बुलेंस और पुलिस खड़ी है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हुआ लगता है यहाँ पे। जापान में वही है, एम्बुलेंस जगह जगह पे क्योंकि यहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। ये दोस्तों टोयोटा का शोरूम, अंदर देख लो गाड़ियाँ लगी है नई, सबसे बड़ा शोरूम है ये। और ये सारे लेटेस्ट गाड़ियाँ यहाँ पे बेचने के लिए रखे हैं। और जापान में दोस्तों जो टोयोटा की गाड़ियाँ है ना, इतने यूनिक सी है। जो इंडिया में तो आपको जो रेगुलर टोयोटा की गाड़ियाँ देखेंगे, बट यहाँ पे ना एकदम नए मॉडल, नए डिज़ाइन की गाड़ियाँ है। यहीं पे हमें खाली मिल गई साइकिल स्टैंड, 23 नंबर लगा देते हैं यहाँ पे पार्किंग को। अरे ये तो लग ही नहीं रहा, क्या हो गया? आप देख रहे हो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट लॉक होना चाहिए, जो पहला टायर है ना यहाँ का, ये लॉक होना चाहिए, बट लॉक हुआ नहीं, ऑलरेडी वो लॉक हो चुका है। तो साइकिल मेरे उस लॉक के ऊपर है। तो ये अभी मैं साइकिल यहाँ पे बहुत देर तक 2 घंटे के ऊपर भी फ्री पार्किंग के लिए लगा सकता हूँ। तो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उस मशीन का ही प्रॉब्लम है। राहुल ने भी कमेंट किया है, जो कि हमारे चैनल के मेंबर है, उन्होंने बोला है हुडी मस्त है ब्रो। जो हमने वाइट हुडी ली थी
थैंक यू ब्रो। और उन्होंने ये भी बोला है कि बट शू इज़ पिंक, वाई। मेरे पास एक पिंक कलर का टी शर्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास शू भी कोई पिंक कलर के नहीं थे, तो बहुत दिन से मुझे लेना था। और ये जो कलर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि लाइट बेबी पिंक है, बहुत लाइट। इस पर डील भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट भी था, और मुझे ये कलर लेना भी था। तो बस यही रीज़न है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऐसी पड़ी हुई है नीचे। इलीगल साइकिल लगा के रखी लोगों ने, यहाँ पे अलाउ नहीं साइकिल लगाना। ये अंकल ने भी यहाँ पे इलीगल लगा के रखी है। तो दोस्तों पहुँच गए अभी हम हमारे जिम के सामने, जो ऊपर है हमारा गोल्ड्स जिम। आप पढ़ पा रहे होगे ऊपर के फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। और नीचे ये बुक फर्स्ट फ्लोर। हाँ, जापान में होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, इंडिया में हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, बट जापान में जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वर्कआउट और मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों हो गया हमारा वर्कआउट ख़त्म और हम जिम से अभी घर आ गए थे। जिम से आते वक्त एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करना था, बट दिक्कत ये हो गई ना कि जापान में अभी बहुत टेम्परेचर लो चल रहा है, बहुत ठंडी है। और जो मेरा कैमरा है ना, जिससे कि मैं यूजुअली शूट करता हूँ, उसमें दिक्कत आ गई कि इसका टेम्परेचर कम हो गया है और ये अभी काम करना बंद कर दिया है। तो मेरे कैमरे का यही दिक्कत है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब भी ये बंद हो जाता है, और जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है सराउंडिंग का, तो ये भी काम करना बंद हो जाता है। तो शायद मुझे अभी नया कैमरा खरीदना पड़ेगा। तो जिम से आते वक्त दोस्तों मुझे ना 2 छोटे बच्चे मेरे लिफ्ट के अंदर मिले, तो मैं वही सोचूं यार ये गोल्ड जिम के अंदर ही छोटे बच्चे क्यों जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे थे वो। हाय हेलो किया मैंने उनको जापानीज में, और उनको पूछा कि तुम वर्कआउट करने जा रहे हो, कैसे मजाक किया उनके साथ में कि तुम वर्कआउट करने जा रहे हो क्या। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम कराटे सीखने जा रहे हो। बोला हैं। तो एक्चुअली मेरे जिम के अंदर कराटे का भी एक सेशन होता है, बाहर के एक प्राइवेट टीचर होते हैं, वो कराटे सिखाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो वो मुझे फिर याद आ गया कि जब 9th में था तब मैं कराटे करता था। मेरा येलो बेल्ट था एक्चुअली, जैसे पहले वाइट होता है एंड उसके बाद में येलो बेल्ट, फिर ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक एंड ऑल, वो आगे का वो बेल्ट्स होते हैं। मेरा येलो बेल्ट था। तो मुझे फिर वो याद आ गया यार, मैं जब इनकी उम्र का था यानी जो थोड़ा बड़ा था मैं, तब मैं भी कराटे किया करता था। और मैंने येलो के बाद में जो मेरे सर थे पढ़ाने के लिए, मेरे गाँव में पढ़ाते थे, वो छोड़ के चले गए थे, तो मैं उसके आके सीख नहीं पाया। तो वही घर आते वक्त मैं सोच रहा था कि यार फिर से क्यों मैं कराटे करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्चुअली पिछले 1-2 साल से मेरा माइंड में चल रहा है कि मुझे मिक्स मार्शल आर्ट सीखना है। जिजित्सु काफ़ी यहाँ पे फेमस है, वो भी मुझे सीखना है, मेरे दिमाग में भी चल रहा है, बट बिल्कुल अभी टाइम नहीं मिल रहा है। बट यस, मैं भी आने वाले कुछ मंथ्स में सोचूंगा, क्योंकि मेरे घर के पास भी एक किक बॉक्सिंग है, बट शायद वहाँ पे कराटे नहीं सिखाते। बट मैं देखता हूँ नज़दीक पास अगर मुझे कहीं पे कराटे की क्लासेस मिल गए तो मैं ना जिम को हाफ़ कर दूंगा, यानी हाफ़ टाइम में वर्कआउट करूंगा और हाफ़ टाइम में ये कराटे वगैरह सीखूंगा। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो अरुणेश बहादुर ने क्वेश्चन पूछा है कि जापान में अगर आपको कोल्ड फीवर की कोई मेडिसिन बाय करना है तो उसका एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे जाके बाय करना है, और हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना है तो उसका कितना खर्चा आता है, और अदर जो भी हेल्थ केयर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो मेरे जो दांतों में दर्द हो रहा है, तो मैं अभी आपको ले जाता हूँ यहाँ के मेडिकल शॉप में, और आपको बताऊँगा कि अगर आपको नॉर्मल कुछ भी पेन हो रहा है, सर दुख रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप मेडिकल में जाके यहाँ पे कैसे दवाई बाय कर सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट कि आपको छोटी मोटी बीमारी। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है जापान में कि आपको जो हाई डोज के दवा होती है वो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे छोटी मोटी कफ कोल्ड फीवर की दवा आपको वो भी लो डोज वाले मेडिकल में मिल जाएंगे। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बीमारी है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो हाई डोज वाले जो होते हैं वो आपको डॉक्टर के पास जाके उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही आप मेडिकल में बाय कर सकते हो। जैसे कि हमारे इंडिया में हम जाते हैं और भैया को बोलते हैं कि हाई डोज वाला कुछ दे दो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो और हम जल्दी ठीक हो जाए, तो इंडिया में मिल जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। और दूसरा आपने पूछा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है। तो अगर आपको सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 से 10 हज़ार येन आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनको अपनी तकलीफ बता के और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेने का 5 से 10 हज़ार आपको इसका खर्चा है। अब रही बात एडमिशन की, अगर आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल में ऑल एवरीथिंग, तो वो अलग बात है। उसमें आपका रोल आएगा इंश्योरेंस कार्ड का। जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है जापान में सभी का होता है। अगर आप भी जापान में आ रहे हो तो आपकी कंपनी आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना के देगी। तो उसका फ़ायदा ऐसा है कि जब भी आप बीमार हो रहे हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो तो आपको सिर्फ 30% पे करना है, बचा हुआ 70% जो है वो उस हेल्थ इंश्योरेंस से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, आपकी कंपनी पे करेगी। आपको सिर्फ 30% ही पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप
हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे और आपका 10,000 येन बिल आया है, आप सिर्फ 3,000 पे करोगे, 7,000 कंपनी आपका पे करेंगी, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। तो आपको जापान में आते ही सबसे पहले वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, इसमें भी एक हैक है कि इसमें कुछ कुछ जो कैटेगरी है वो अलग से उन्होंने निकाल के रखी, उसमें आप ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि दांतों का, अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम है, जैसे जापान में बहुत से लोगों को दांतों का प्रॉब्लम होता है, दांत वो ठीक करवाते हैं और काफ़ी कुछ यानी वो ट्रीटमेंट कराते हैं दांतों की, तो उसके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड काम नहीं करता। अगर आपको बालों का भी प्रॉब्लम है, आपके हेयर लॉस हो रहा है, फिर हेयर ट्रीटमेंट, कुछ भी हेयर के बारे में आपने कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया, उसके भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू पैसे नहीं कटेंगे, आपको फुल पेमेंट उसका करना पड़ेगा। स्किन का भी हो गया, अगर आप स्किन में कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हो, बोटॉक्स ट्रीटमेंट और काफ़ी कुछ होती है, मुझे नहीं पता, वो भी आप अगर करवा रहे हो जापान में, तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे काम नहीं करने वाला, आपको फुल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उनको पहले पूछ लेना वो कार्ड बता के कि ये कार्ड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, और उसके बाद में ही आप जो आपको ट्रीटमेंट वगैरह लेना है वो कंफर्म करने के बाद ही आप वहाँ पर वो लीजिए। तो चलिए अभी जाते हैं मेडिकल शॉप में और ख़रीदते हैं हमारे दांत दुखने की दवा। कुसुरी या जो होता है ना, ये इसको बोलते कुसुरी शॉप है, यानी जहाँ पे आप दवाइयाँ खरीद सकते हो। तो चलिए जाते हैं शॉप के अंदर, देखते हैं कि हमें दांतों की कोई दवाई यहाँ पर मिलती है या नहीं। मुझे तो यहाँ पे कोई मिली नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टाफ को ही पूछ लेते दवाई। हाँ, कोनो उए नो ओकु देसु ने।これは、その後に食べない。食事の後。あと、あ、このままでいいですよ。はい。723円でございます。じゃあ ID で。ID で、はい。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。नमस्ता। दवा तो हमने ले ली है, एक्चुअली मुझे तो मिली नहीं थी, स्टाफ को मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो था कि वो जो लिक्विड होता है वो हमें कॉटन में लगाना है, और दूसरा उन्होंने ये वाली दवा बोली है कि दिन में 2 बार लेना है। तो कॉटन वाला तो मुझे थोड़ा रिस्की लगा कि भाई लगाने के बाद में थोड़ा पेन वगैरह ना हो जाए, तो मैंने बोला कि ये टैबलेट ही ले लेते। तो दिन में इसको 2 बार लेना है। तो चलिए जाके इसको लेते और देखते हैं कि मेरे दांत ठीक होता है नहीं होता है। जापान में जो दवाएं मिलती हैं उसकी पैकिंग बड़ी सही होती है। ये मैंने अभी खोला इस बॉक्स को, और इसके अंदर यूजुअली हमारे वो होते हैं ना कि 5 गोली का पैकेट होता है, उसमें से एक निकाल के हम खाते हैं। इन्होंने इस तरीके से पाउच दी है, 6 पाउच है, 6 गोलियाँ इसके अंदर इस तरीके से। एक हमने निकाला है और इसको खाते हैं अभी। ओह ओह, अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने क्या करा पता है, दवा का पाउडर बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये पाउडर ऐसे खा के ऊपर पानी पीना पड़ेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। पूरा पाउडर इसके अंदर, मुझे लगा गोली है। ठीक है, इसको खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं इसके ऊपर से। बड़ी कड़वी है, गोली अच्छी होती है, सीधा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है ना, मैं प्री वर्कआउट खाता हूँ मेरा जिम जाने से पहले, उससे भी ज़्यादा कड़वा ही है।